हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत धुआंधार तरह से वीडियो मिल रहे हैं और आज का वीडियो ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर के ऊपर है। इसके पहले सारे चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं मैं और साथ में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर यहां तक के नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं मैंने। बताओ यार, तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रहे हैं, कब खत्म हो रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन? जरा इसके बारे में भी मेरे को अपडेट दो, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर काफी बोरिंग है और काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वन शॉट में इसको खत्म कर दें अगले आधे घंटे के अंदर अंदर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से। तो क्या क्या नहीं है मैंने वो भी मार्क कर रखा है, तो तुम्हें पढ़ते समय आसानी हो रही होगी। तो चलो बॉस शुरू किया जाए आज का चैप्टर। तो बॉस ये ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, तो जरा देख लेते हैं। होता क्या है जनरली होता क्या है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। आपने क्या किया, जैसे आपके पास कई सारे टास्क हैं परफॉर्म करने के लिए, तो आपने टास्क को ग्रुप किया, कैटेगराइज किया और उसके ऊपर स्पेशल लोगों को वो टास्क असाइन कर दिया, ठीक है ना? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग। साथ में याद रहे ये कीवर्ड जरूर लिखें, अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम, स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। ये क्यों? क्योंकि अगर आपने डिफरेंट टास्क असाइन किए, डिफरेंट लोगों को असाइन किए, तो आपस में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में अथॉरिटी रिलेशनशिप नहीं होगा, तो इफेक्टिवली काम को नहीं किया जा सकता है। तो ये कीवर्ड जो मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, लिख लो, काम बन जाएगा और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कम से कम 4 इंपॉर्टेंस तो प्रिपेयर करने ही करने हैं। अगर 4 इंपॉर्टेंस प्रिपेयर कर लोगे तुम्हारा काम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बन जा रहा होगा। तो मेरिट्स, डीमेरिट्स, इंपॉर्टेंस, ये 4 पॉइंट प्रिपेयर कर लो, लेकिन डिफरेंसेस हमेशा कोशिश करना कि 5 पॉइंट्स आपसे प्रिपेयर हो जाएं। तो ऑर्गेनाइजिंग का पहला इंपॉर्टेंस है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है मेरी जान समझो। लेट्स से तुम्हारी एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, आपके पास लेट्स से मैकेनिक का काम अलग है, परचेज का काम अलग है, डिजाइन का काम अलग है। तो तुमने क्या किया, डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैकेनिक में जो सबसे अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर है वो तुमने यहां असाइन कर दिया। तो इससे क्या होता है, इससे स्पेशलाइजेशन आ जाता है। जिसका जो काम उसके हिसाब से स्पेशलाइज्ड बंदे को वो काम हैंडओवर कर देना, इसलिए बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। और यहां पर जब रिसोर्स की बात कर रहे हैं वो ह्यूमन रिसोर्स की बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स से एक मैकेनिक है, इंजीनियर है, लेट्स से एक एमबीए करा हुआ बंदा है जो लेट्स से प्रोडक्शन मैनेजर में है या सेल्स मैनेज करता है। तो आप क्या कर रहे हो ना, आप बंदों का स्पेसिफिक टैलेंट को ऑप्टिममली यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है ना? मेरे पास लोग हैं लेकिन हम उनको पूर्णतः इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिविटी हो जाती है सारे ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। लेकिन जो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑप्टिममली यूटिलाइज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को, ठीक है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर आते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। अब क्या है, आपके पास डिफरेंट टास्क है, उस पर हर एक बंदा काम कर रहा है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन मतलब हर डिपार्टमेंट, हर फंक्शन आपस में इंटरकनेक्टेड होना, यह है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन का मतलब क्या है, हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को पूरा करता है, ठीक है ना? तो अगर इंटर डिपार्टमेंट राइवलरी रहेगी तो वहां से ऑर्गेनाइजेशन सफर करने वाला है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है, ऑर्गेनाइजिंग ये करता है कि वो कोऑर्डिनेशन भी इनेबल करेगा, साथ में कोऑपरेशन भी इनेबल करेगा, सो एज कि सारे लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए इफेक्टिवली काम कर सकें। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनको अपने शब्दों में लिखकर आओगे, नंबर मिल जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिक्योरिटी एंड सपोर्ट। सिक्योरिटी एंड सपोर्ट का मतलब क्या है, जब बंदा कोई स्पेशलाइज काम करता है तो जॉब सिक्योरिटी होती है, सोशल सिक्योरिटी होती है और सपोर्ट भी मिलता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है? बात समझ में आ रही है? लेट्स से एक मैं बात करता हूं, एक
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहां पर ऑटोमोबाइल्स बनती हैं, वहां पे एक सीनियर इंजीनियर है, ठीक है। सीनियर इंजीनियर को सारा काम करना आता है, इसके नीचे छोटे छोटे जूनियर वर्कर्स भी हैं। तो क्या है भैया, ये इंजीनियर ये पूरे प्रोडक्शन के काम को अच्छे से देख रहा है और साथ साथ में अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स को सपोर्ट भी कर रहा है। ऐसा टीम वर्क करना हमेशा इन द व्यूज, इन द आईज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो सबसे बढ़िया काम होता है, ठीक है। तो हालांकि इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंस में जो आपको पढ़ने हैं, आप कोई भी चॉइस करके पढ़ सकते हो। ऐसे ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन है, अडेप्टेशन टू चेंज है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, एड टू मैनेजमेंट है एंड व्हाट नॉट, ठीक है। कोई भी 4 पॉइंट जो तुम्हें दिल लगे वो तुम प्रिपेयर कर सकते हो, काम बन जाएगा। मैंने 4 पॉइंट्स आपको बता दिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये आएगा ही आएगा पेपर में, और याद रखना जब भी स्टेप्स पूछे जाएं तो उन्हीं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखकर आना पड़ेगा। अगर एक स्टेप के पहले दूसरा स्टेप लिख दिया है, ऑर्डर गड़बड़ कर दिया है, तो 0 मार्क्स मिलेंगे आपको अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो बात समझ में आ रही है। तो ये डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, सीधे सीधे शुरू करते हैं, धीरे धीरे धीरे। लेट्स से तुमने ना तुम्हारी बेटी की शादी है, ओहो बेटी की तो नहीं, तुम्हारी मैडम की शादी करा देते हैं, तो थोड़ा दिल टूटेगा, तो पढ़ाई करते समय थोड़ा मजा आने वाला है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या, लेट्स से तुम्हारा इवेंट मैनेजमेंट का काम है, इवेंट मैनेजमेंट का काम है, इवेंट मैनेजमेंट का काम है, और तुम्हारा नाम है, लेट्स से तुम्हारा नाम है रोहित, और तुम्हारी कंपनी का नाम है रोहित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। एक दिन रोहित इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के पास एक क्लाइंट आता है कि भैया आपको मेरी शादी करानी है, और इत्तेफाक से रोहित की एक्स के साथ शादी हो रही है उस बंदे की, तो थोड़ा सा पर्सनल लेकर पढ़ते हैं। तो रोहित ने बोला ओहो पार्टी, क्या बात है, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब रोहित के पास बहुत सारे काम, क्या क्या काम भैया, इवेंट मैनेजमेंट में शादी करानी है। पहला काम है केटरिंग, दूसरा काम है डेकोर, तीसरा काम है गिफ्टिंग, चौथा काम है मिसलेनियस, मान लेते हैं, ठीक है ना, मिले जुले काम। तो भैया किया क्या, ये रोहित ने, उसकी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, पूरे टास्क को डिफरेंट वर्क में डिवाइड कर दिया, डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दिया। ये पहला स्टेप होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। और अगर कोई रोहित ये वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताना भैया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक। डिवीजन ऑफ वर्क किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। अगले स्टेप पर आते हैं। अगला स्टेप है ग्रुपिंग जॉब्स और एक्टिविटीज। ग्रुपिंग जॉब्स और एक्टिविटीज का मतलब क्या है, जो सिमिलर नेचर का काम है वो एक साथ ग्रुप कर लो, जो डिफरेंट अलग अलग तरह के काम हैं उनको अलग अलग ग्रुप कर लो। तो जैसे कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया ये कि डेकोर और गिफ्टिंग एक साथ क्लब कर लिया, और उसके बाद केटरिंग का काम इन्होंने अलग कर दिया। तो इससे क्या किया, जो सिमिलर नेचर के वर्क है उसको ग्रुप कर लिया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बात समझ में आई। यहां पर क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स क्या होता है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, असाइनिंग ड्यूटीज। असाइनिंग ड्यूटीज का मतलब क्या है, आपने काम ग्रुप किया, जैसे गिफ्टिंग और डेकोर का काम आपने दे दिया है पल्लवी को, पल्लवी आपकी कोई इंप्लॉई होगी, ठीक है ना। सिमिलरली केटरिंग का काम आपने दे दिया है संतोष को। इसका मतलब क्या हुआ, पहले काम को डिवाइड किया, ग्रुप किया, उसके बाद असाइन कर दिया ड्यूटीज, ठीक है। 3 स्टेप समझ में आ गए। चौथा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है, आपने ये दायित्व सौंप दिया है उन जूनियर्स को, उनको जो ये सारा काम कर रहे हैं। कि लेट्स से पल्लवी के जिम में काम है कि भैया गिफ्टिंग और डेकोर करना है, तो पल्लवी के पास सारी अथॉरिटी है रिलेटेड टू दीज 2 वर्क्स। सिमिलरली संतोष के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो केटरिंग जिस तरह चाहे वो कर सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब अपने से ना करके अपने सबऑर्डिनेट से काम करवाना, ठीक है। ये 4 स्टेप हो गए। 5वें स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज। लेट्स से केटरिंग बहुत अच्छा हो गया, डेकोर खराब हो गया, गिफ्टिंग खराब हो गई, तो भी सक्सेसफुल मैरिज नहीं हो पाएगी। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। तो रोहित क्या कर रहा होगा उस दिन, हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाकर सक्सेसफुल इवेंट को कंप्लीट करने का काम कर रहा होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल लेकर समझाया है,
ठीक है ना। इसको आप अपने वर्ड्स में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। एक बार अपनी किताब रीड करेंगे तो बेटर मिल जाएगा, लेकिन अगर किताब भी रीड नहीं करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैंने इसके नोट्स दे रखे हैं, आप चाहो तो वो भी रीड कर सकते हो। तो यहां पर खत्म होता है हमारा टॉपिक स्टेप्स। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है साहब? आप लोग सभी लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में ना एक सेट कोड ऑफ कंडक्ट है। क्या टीचर पढ़ा रहा है, पीछे सीटी बजाने लगते हो क्या? ओ भाई क्या पढ़ाया, मजा आ गया सर, ऐसा बोलते हो क्या? झापड़ पड़ेंगे चार। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक सेट बिहेवियर होता है, सेट पैटर्न होता है, वैसे ही हमें रिएक्ट करना पड़ता है। मैंने कीवर्ड यहां पे लिख रखा है। मीनिंग क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की? अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ coordinated activities of a group of people working towards common goal under authority and leadership. अंडर अथॉरिटी एंड लीडरशिप मतलब एक कंपनी है जिसके अंदर सारे लोग काम कर रहे हैं टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, लेकिन अथॉरिटी एंड लीडरशिप के अंडर उनको काम करना पड़ रहा होगा, वो भी सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। समझ में आ गया? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग हमारे सिलेबस में है। अगली क्या चीज सिलेबस में है, आइए देखते हैं। अगला फीचर्स हमारे सिलेबस में। अब 4 फीचर्स आप प्रिपेयर कर लो, काम बन जाएगा। मैंने 4 ही लिखकर आपको दिखाए भी हैं। सबसे पहली बात, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन क्रिएट करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। फिर क्या है? इट इज बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, इट हैज रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड इट इज क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको समझ में नहीं आ रहा हो। ये मैंने 4 फीचर्स वो लिखे हैं जो सबसे आसान है, यही पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। लग रहा है कोई कंफ्यूजन है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, वहीं बता दूंगा कि क्या आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और बात, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो जब आते हैं उससे थोड़ी देर पहले वहां पर पोस्ट कर देते हैं। कोशिश करते हैं जो बच्चों को नोट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं या कुछ ऐसी बात है जो डायरेक्टली आप तक कम्युनिकेट करनी है, वो टेलीग्राम चैनल पे मैं कम्युनिकेट कर देता हूं। इट्स ऑप्शनल थिंग, चाहे तो कर सकते हो। अब आ रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फायदे क्या हैं साहब, एडवांटेजेस क्या हैं। 4 एडवांटेजेस पढ़ने, 4 डिसएडवांटेजेस पढ़ने, खत्म फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फायदे क्या है? सबसे पहला, यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड। यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा था ना आपने? सुपीरियर आपको सबऑर्डिनेट को कमांड देता है, एक लाइन ऑफ एक्शन होता है, तो हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में कवर भी कर रखा है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन होता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को क्या काम करना है क्लियरली बता सकता है। दूसरा, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है? अगर हम मैं इसका एग्जांपल स्कूल वाइज दूं, स्कूल में लेट्स से तुम्हारे यहाँ एनुअल फंक्शन हो रहा है और एनुअल फंक्शन में लेट्स से एंकरिंग का काम दे रखा है किसी एक बच्चे को, और एक बच्चे को डिसिप्लिन का काम दे रखा है, एक बच्चे को डेकोरेशन का काम दे रखा है, एक बच्चे को लेट्स से गेस्ट बुलाने का काम दे रखा है। तो आपने डिफरेंट लोगों को डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर रखी है। जिसने खराब काम किया, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चेक कर सकते हैं किसने क्या गड़बड़ किया है या किसने क्या अच्छा किया है। ये एडवांटेज होता है हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। फिर क्या है? इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज। काम को कैसे करना है, टास्क को कैसे फुलफिल करना है, ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा हूं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बताता है, बिकॉज उसके अंदर रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स होते हैं। एंड इट्स प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू एंटरप्राइज। स्टेबिलिटी बिकॉज आपको पता है कि आपके सारे वर्कर्स, सारे एम्प्लॉइज एक सेट पैटर्न में काम कर रहे हैं, जिससे वो टाइम प्रूवन है, जो एक ट्रस्टेड मेथड है, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा ही करेगा। तो ये तो हो गया एडवांटेजेस। इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, जरा वो भी देख लेते हैं भाई। डिसएडवांटेजेस क्या है भैया? इट्स क्रिएट्स रिजिडिटी, बिकॉज रिटन रूल्स, रिटन प्रोसीजर्स हैं, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो, इसलिए कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी को कम करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। It does not provide a complete picture of how an organization should work. भाई आपने बता दिया कि भैया पढ़ोगे तो नंबर आ जाएंगे, पर आपने ये नहीं बताया क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कितनी देर पढ़ोगे। तो जनरली होता क्या है? Does not provide a clear picture of how an organization should work. फिर क्या है? Human relations are ignored. भाई आप मशीनरी नहीं हो जो एक सेट पैटर्न में काम कर सकते हो, आपके कुछ सोशल चीजें भी होती हैं जिसको अगर फुलफिल नहीं होती तो काम मोनोटोनस हो सकता है। तो वहां पर अक्सर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिलेशंस आर इग्नोर्ड। और लास्ट है, इट लीड्स टू प्रोसीजरल डिलेज। प्रोसीजरल डिलेज का मतलब यहां पर क्या है बेटा? आपका एक सेट पैटर्न है, आप सुपीरियर सबऑर्डिनेट को सुपीरियर को बताएंगे, सुपीरियर अपने सुपीरियर को बताएगा, आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन फ्लो नहीं कर सकते हैं। So generally formal organization leads to procedural delays.
अब आते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मैम के जाने के बाद क्लास का जो माहौल होता है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अबे ओए सुनो, चलोगे वॉशरूम, चलोगे, जैसी बातें तुम लोग करते हो, चलो कैंटीन चलोगे, क्लास बंक करोगे, ठीक है, ये सब क्या है, ये है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप्स नॉट स्टैब्लिश्ड बाय फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो पर्सनल और वो सोशल रिलेशनशिप जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं बनाए, वो ह्यूमन ने ही बना लिए, उसे बोलते हैं हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या फीचर्स होते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं बेटा। पहला फीचर्स, इट रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन और सोशल रिलेशनशिप। ऐसा होता ही होगा, जब जब रिलेशनशिप के बारे में बात आएगी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आएगी और मम्मी तुमको उस कमरे से देख रही है बेटा, ठीक है ना। ये वो रिलेशनशिप है जो दोस्ती के आपने स्कूलों में बना रखे हैं शायद। आगे बात करते हैं, इट इज बेस्ड ऑन कॉमन टेस्ट, लैंग्वेज एंड रिलीजन एटसेट्रा। जनरली दोस्त कैसे बनते हैं, तुम्हें भी ये पसंद, हमें भी ये पसंद, तुम दोनों भाई भाई, ठीक है ना। क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, रिलीजन क्या है, टेस्ट क्या है, लैंग्वेज क्या है, इसके हिसाब से जनरली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। देयर इज नो रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इट इमर्जेस बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ पीपल। जैसे कि मैं जब स्कूल में पढ़ाता था आज से कई साल पहले, तो मैं स्कूल जाता था, मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था अभिषेक, ठीक है, अभिषेक गुप्ता नाम है उनका। तो वो और हम रोज बात करते, भाई आ रहे हो स्कूल, कितने बजे पहुंच रहे हो, कहां पहुंच रहे हो, मतलब जाने से पहले से ही एक्साइटमेंट होता था हमको कि भाई जाएंगे यार अभिषेक के साथ मिलेंगे, और लड़के मिलकर क्या ही करते हैं, बकवास बातें करते हैं, ठीक है ना, वो कर रहे थे। तो मेरा वहां पर साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो रही थी, दैट वाज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, गॉट इट। चलो भाई, इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जरा एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। भाई मेरा दोस्त मेरे साथ है, जाना है, मिलना है, नाश्ता करना है साथ में, ठीक है। इट इज रिलीफ फ्रॉम मोनोटनी, यू नो, बोर्डम को कैंसिल आउट करने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। देन इट लीड्स टू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एंड सोशल कंट्रोल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यू नॉट अ मशीनरी, यू नीड सम साइकोलॉजिकल satisfaction which you generally get from informal organization. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिसएडवांटेजेस क्या हो रहे हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स। भैया ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि फॉर्मली सबसे रहना है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड आपने इनफॉर्मल सेटअप कर लिया है, तो यू जनरली कॉन्ट्रडिक्ट और कॉन्फ्लिक्टिंग नॉर्म्स। रोल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है भैया, जो काम दिया है वो कर ही नहीं रहे, ठीक है ना, रोल कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा है र्यूमर्स, ये तो आप लोग सभी ने सुने होंगे क्लास में, पता है सर, पता है, आदित्य और रोहित, वो आपने सुना, इंग्लिश वाली मैम और पीएड वाले टीचर सर, आपने सुना नहीं है? तो ये कहां से अराइज हो रहा है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से राइज होता है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि चांसेस ऑफ र्यूमर्स बहुत ज्यादा होते हैं। एंड देन लास्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज, कोई भी नई चीज आएगी, इनफॉर्मल वाले बोलते हैं कि नहीं करना है हमको, रेजिस्टेंस में चेंज ही नहीं होना चाहते हैं भाई साहब, क्योंकि इतना कंफर्ट जोन में आ चुके होते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। कोई नहीं, बढ़ते हैं आगे। अब कुछ डिफरेंसेस पढ़ने, मैंने बताया आपको कम से कम 5 डिफरेंसेस आप प्रिपेयर करेंगे फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। और याद रखें कि डिफरेंस लिखते समय आपको बेसिस भी लिखना है और आपको टैब्यूलर फॉर्म में ही डिफरेंस लिखकर आने होंगे, ठीक है। तो चलो, पहला बेसिस क्या है, मीनिंग मैं आपको लिखवा चुका हूं, इसे दोबारा नहीं लिखवाई है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल की आपने पहले मीनिंग लिख दिया। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डेरिवेटली क्रिएट किया जाता है थ्रू टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंड इनफॉर्मल इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली, बस दोस्ती हो गई तो हो गई। दूसरा क्या है, पर्पस, अचीव प्लान्ड गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाता है, और यहां पर सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। देन नेचर अगला बेसिस है, फॉर्मल का रिजिड एंड इनफॉर्मल जनरली फ्लेक्सिबल होता है। फिर क्या है, रूल्स होते हैं क्या, हाँ जी, फॉर्मल में रिटन एंड फिक्स्ड रूल्स होते हैं और इनफॉर्मल में कोई भी रूल्स नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सॉर्टेड है यहां तक सारी चीजें। शैल वी गो हेड, चलो भैया अगले टॉपिक पर आ रहे हैं, और अगला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सिलेबस में नहीं है, कट आउट कर सकते हैं आप। देन लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, देन मेरिट्स भी नहीं है लाइन ऑर्गेनाइजेशन के। देन उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो आ रहा है, डीमेरिट्स भी नहीं है सिलेबस में,
उसके बाद आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी सिलेबस में नहीं है, लास्ट ईयर तक था सिलेबस में, इसके मेरिट्स भी नहीं है और इसके डीमेरिट्स भी नहीं है सिलेबस में, और फिर डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। तो मैंने कट करके दिखा दिया, मैं ये पीपीटी स्किप भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि बच्चों को अगर बताएंगे तो उनको एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है क्लियरली फॉर देयर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। चलो भैया, अगला हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर, दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, और यहां से केस स्टडी भी बन सकती है। ठीक है, तो चलो भाई, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मे बी ग्रुप्ड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेजर फंक्शंस और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। बात समझ में आई? मेजर फंक्शंस के ऊपर क्लासिफिकेशन कर देना फंक्शनल स्ट्रक्चर है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, ये सब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ योर फंक्शंस डिवीजन क्रिएट कर देना, उसे बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब इसके कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज हैं, चलो ये देख लेते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? एडवांटेज क्या है? दे आर मोस्ट लॉजिकल, टाइम प्रूवन एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। Then it provides operational specialization which leads to optimum utilization of resources. क्योंकि आप ना, जब आप फंक्शन के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करते हैं तो वहां पर आप स्पेशलाइज्ड बंदा रखते हैं, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है लेट्स से, तो वहां पर जनरली सीए होंगे, सीएफएस होंगे, एमबीए फाइनेंस होंगे, जिन्होंने फाइनेंस में पढ़ाई कर रखी है। उससे क्या होता है? अब स्पेशलाइजेशन हो जाता है आप पहली चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आप सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज करते हो। थर्ड है, इट इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड फैसिलिटेट्स सुपरविजन। क्लियर है कि नहीं क्लियर? यहां तक बहुत ही वन लाइनर्स हैं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं गए। डिसएडवांटेज कुछ हैं इसके, वो क्या है आओ देखो। सबसे पहला चीज, स्पेशलिस्ट वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मे नॉट बी एबल टू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। मतलब क्या है? लेट्स से एक फाइनेंस वाला बंदा सिर्फ अपने डिपार्टमेंट को देखेगा, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को एज अ होल नहीं देख सकता, उसका फोकस सिर्फ अपने डिपार्टमेंट पर ही होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की पिक्चर मिस आउट हो जाती है व्हेन इट कम्स टू फंक्शनल स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू होल्ड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉब्लम। लेट्स से क्या होता है ना कि आपकी कंपनी लॉस पे जा रही है, फाइनेंस वाला बोल रहा है प्रोडक्शन वाले काम नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन वाले बोलते हैं सेल्स वाले काम नहीं कर रहे हैं, सेल्स वाले बोलते हैं फाइनेंस नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर आप ब्लेम गेम चालू कर देते हो, जिसकी वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कि किसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। थर्ड, डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिले इन डिसीजन मेकिंग क्यों? बिकॉज हर डिपार्टमेंट अपना अलग डिसीजन लेता है, जिससे प्रोसीजरल डिलेज हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटर डिपार्टमेंट राइवलरी क्या होता है? कई बार अगर फाइनेंस वाला अच्छा कर रहा है तो सेल्स वाला सोचता है अच्छा ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है और हमें इंसेंटिव तो मिलेगा नहीं, क्या किया जाए? तो इंटर डिपार्टमेंट राइवलरी होने लगती है। जनरली इससे पता है एक प्रॉब्लम आती है, जनरली प्रॉब्लम यह आती है कि जो प्लांट है वो अंडर यूटिलाइज रह जाता है, जो कि मशीनरीज हैं वो अंडर यूटिलाइज रह जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमें पढ़ना है डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एक नया ही डिपार्टमेंट बना देना, उसे बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। यहां क्या लिखा है? अंडर दिस एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप्ड इनटू, अपनी राइटिंग ना पढ़ते हैं, इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स। Divisions are created on the basis of products. Every major product is organized by a separate division. जैसे मान लो एक कंपनी है टाटा, उसका मोटर्स एक अलग डिवीजन है, स्टील एक अलग डिवीजन है, ठीक है ना। उसके बाद जो क्या कहते हैं कंसल्टेंसी सर्विसेज है वो एक अलग डिपार्टमेंट है। तो क्या होता है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर डिविजनल स्ट्रक्चर लगाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, पूरा डिवीजन ही अलग कर देना। फिर हर प्रोडक्ट के अंदर उसका सेल्स डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, परचेज डिपार्टमेंट अलग, ये सारी चीजें करी जाएंगी। ये जनरली फॉलो होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टाटा, रिलायंस, ऐसे। खैर आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जरा देख लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या होने वाला है? इट फोकस ऑन इंडिविजुअल अटेंशन ऑन ईच प्रोडक्ट लाइन। भाई टाटा मोटर्स वाला हमेशा यह सोचेगा कि टाटा की गाड़ियां कितनी बिके, टाटा एज अ ट्रस्ट कितना बड़ा काम कर रहा है, ये उससे मतलब नहीं है भैया।
फिर क्या लिखा है, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन ऑफ ह्यूमन टैलेंट। ठीक है, ये एक और बड़ा फायदा है कि ह्यूमन टैलेंट का स्पेशलाइज, मतलब आप जनरली करते क्या हो, आपको पता है इस बंदे के अंदर ये डिग्री है, तो उसकी डिग्री या उसकी स्किल्स के बेसिस पर उसको ऑप्टिममली यूटिलाइज करते हैं। बात समझ में आ रही है? एक बहुत बढ़िया इंजीनियर है, तो उसको हम सेल्स डिपार्टमेंट में या उसको मार्केटिंग टीम में नहीं रखेंगे, उसको प्रोडक्शन टीम में रखेंगे। समझ में आ रहा है? टैलेंट के बेसिस पर उसको ऑप्टिममली यूटिलाइज करना डिविजनल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं, इट इज मोर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू चेंज। यहां पर कोई रिजिडिटी नहीं है, इंटर डिपार्टमेंट राइवलरी नहीं होती, बिकॉज पूरा प्रोडक्ट लाइन ही अलग होता है। फिर क्या है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। भाई मोटर डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है कि टीसीएस क्या कर रहा है, स्टील प्लांट क्या कर रहा है, या बाकी बिजनेस क्या कर रहा है, उसके लिए तो उसका प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी प्रोसीजरल डिलेज नहीं होते हैं और कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव भी होता है। सिमिलरली कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। यहां पर कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन डिफरेंट डिविजन्स। मतलब क्या, टाटा मोटर तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, टीसीएस तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन तनिष्क अच्छा काम नहीं कर रहा है, ज्वेलरी डिपार्टमेंट, फूड बिजनेस अच्छा नहीं कर रहे, तो इंटर प्रोडक्ट डिवीजन के बीच में राइवलरी कभी कभी देखी जा सकती है। मैनेजर्स में फोकस ऑन देयर ओन प्रोडक्ट, ये अक्सर होता है कि भैया मेरा प्रोडक्ट है टाटा मोटर्स गाड़ियां बनाना, मैं क्या करना मेरे से कि तनिष्क की ज्वेलरी बिक्री नहीं बिक्री, तो ये एक छोटा मोटा डिसएडवांटेज है। देन अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी एंड ड्यूप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज एंड फंक्शंस। जनरली जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, काफी ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है, तो कहीं ना कहीं ये कॉस्टली प्रोसेस भी है। खैर, अब फंक्शनल और डिविजनल का हमको डिफरेंस देखना है। डिफरेंस को मैंने बता रखा है आपको, पहले बेसिस, फिर आपको टैब्यूलर फॉर्म में ही लिखकर आना है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। विदाउट बेसिस डिफरेंस लिखेंगे, 0 नंबर मिल रहा होगा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलो भैया देखते हैं। पहला, फॉर्मेशन। ईच मेजर फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। एक एक फंक्शन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाई कर दिया, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस एटसेट्रा। एक्सक्यूज मी। फिर लिखा है ईच मेजर प्रोडक्ट लाइन इज अ सेपरेट डिवीजन। ठीक है ना, एक प्रोडक्ट को पूरा अलग ही डिवाइड कर दिया, एक अलग ही डिवीजन बना दिया। देन टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, इट इज अ फंक्शनल एंड इट इज बेसिस ऑन प्रोडक्ट। यहां पे फंक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन होता है, यहां प्रोडक्ट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। कोऑर्डिनेशन इज वेरी डिफिकल्ट इन फंक्शनल, वेयर इज इट इज कंपैरेटिवली इजियर देन डिविजनल स्ट्रक्चर। कॉस्ट क्या होता है, फंक्शनल इकोनॉमिकल होता है और डिविजनल में बहुत पैसा खर्च होता है, एक्सपेंसिव होता है। और लास्ट, कंट्रोल। फंक्शनल में सिंपल है, डिविजनल में डिफिकल्ट है, बिकॉज आपने हर प्रोडक्ट के बेसिस पर एक अलग ही डिविजन बना रखा है। क्लियर है? सिंपल चीजें हैं, आपके लिए बहुत हेल्प कर रही होंगी ये हाफ ईयरली या बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। चलो भैया, चलो बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे कुछ करते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं और अगला टॉपिक है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जो कि हम लोगों ने स्टेप्स के अंदर भी पढ़ा हुआ था। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, खुद ना करके सबऑर्डिनेट से काम करवा लेना। तो होता क्या है, इट मींस ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। ठीक है ना, आपने क्या किया, अपनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को दी है कि वो एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में वो काम पूरा कर सके। इसके फीचर्स माइंड यू सिलेबस में नहीं है, तो है क्या सिलेबस में? सबसे बड़ा टॉपिक जो सिलेबस में है वो है इंपॉर्टेंस। कोई भी 4 इंपॉर्टेंस आपको प्रिपेयर करनी है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स। सिंस टॉप एग्जीक्यूटिव्स के पास बहुत ज्यादा काम होता है, अपने काम को कम करने के लिए वो कई सारा काम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं। तो शेयरिंग वर्कलोड, मैंने यहां पे कीवर्ड भी लिख दिया है। फिर है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या है, इट क्रिएट्स अ चेन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स। आपको पता है ना, आप जैसे ही अपने सबऑर्डिनेट्स को काम देंगे, उनके अंदर अथॉरिटी आएगी, तो आपका एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप अच्छा बन जाता है, विच क्रिएट्स टू स्केलर चेन। आगे बढ़ते हैं, फिर आती है बात स्पेशलाइजेशन की। असाइनिंग जॉब्स टू हिज सबऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस। मुझे पता है मेरा सबऑर्डिनेट लेट्स से प्रोडक्शन में बहुत बढ़िया है, तो उसको प्रोडक्शन रिलेटेड काम दे दिया। मेरा सबऑर्डिनेट सेल्स में बहुत बढ़िया है, मेरा सबऑर्डिनेट कंटेंट में बहुत बढ़िया है, तो मैंने उसको वो काम दे दिया जिससे स्पेशलाइजेशन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 3 पॉइंट हो गए, 1 पॉइंट और पढ़ेंगे, विच इज क्विक डिसीजंस। कई बार क्या होता है कि मैंने काम दे दिया अपने सबऑर्डिनेट को जो कि जल्दी हो जाएगा, जल्दी होने से डिसीजन मेकिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फास्ट हो जाती है। इसके अलावा भी कई पॉइंट्स दे रखे हैं आपको।
वो एक बार आप देखेंगे, नहीं लगता है तो आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। चलो बॉस आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, और अगला डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सिलेबस में नहीं है। अगले टॉपिक पर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में अथॉरिटी आपको नहीं पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पढ़ना है, अकाउंटेबिलिटी नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है साहिब? अब हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन पे बढ़ रहे हैं, अगले 5-10 मिनट में ये वीडियो खत्म होने वाला है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, अगला टॉपिक है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग कुछ लोगों के हाथ में होना, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में 90% ऑफ द डिसीजन मेकिंग होना सेंट्रलाइजेशन है। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, यहां लिखा भी है मैंने आपके लिए, इट रेफर्स टू सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग एट टॉप और हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बात समझ में आ रही है? जितना भी डिसीजन मेकिंग है वो टॉप और हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास होना सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है? इसका ऑपोजिट डिसेंट्रलाइजेशन होता है, अभी वो भी पढ़ेंगे। तो चलो सेंट्रलाइजेशन में हमें मीनिंग पढ़ ली और कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि भैया आपने डिसीजन मेकिंग ना हर डिपार्टमेंट पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस सिस्टमैटिक डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी इन ऑल डिपार्टमेंट्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस एंड एक्शंस अप्रोप्रिएट एट रिस्पेक्टिव लेवल्स। सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ना लेकर डिपार्टमेंट वाइज डिसीजंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, दे देना कि आप डिसीजन लो अपने डिपार्टमेंट का, इसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब इनका डिफरेंस हमारे सिलेबस में है, अगेन डिफरेंस लिखना है। यहां पे मैंने 4 डिफरेंस लिखे हैं बिकॉज और डिफरेंस बन नहीं रहे थे, तो मैक्सिमम 4 नंबर में मिल सकता है आपको, या एक मीनिंग आप और डाल देंगे तो और चल जाएगा। तो सेंट्रलाइजेशन में होता क्या है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहां क्या होता है? डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन में सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर, और सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर। फिर रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स यहां पर बिल्कुल कम होता है और डिसेंट्रलाइजेशन में मैक्सिमम होता है। बर्डन ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव यहां पर हेवी होता है बिकॉज सारे डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही लेने हैं, और यहां पर लो होता है बिकॉज आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है। लास्ट सूटेबिलिटी, ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो चल जाएगा सेंट्रलाइजेशन, और ये सूटेबल होता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? अब डिसेंट्रलाइजेशन के ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमारे सिलेबस में है, तो कोई कोई 4 पॉइंट आप पढ़ सकते हो जिससे काम बन जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है? रिडक्शन ऑफ बर्डन ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स। डिसीजन मेकिंग जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, टॉप मैनेजमेंट का बर्डन कम हो जाता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। जैसे आप डिसीजन मेकिंग अपने सबऑर्डिनेट्स को दोगे, वो मोटिवेटेड फील करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं बॉस मैं काम कर सकता हूं, मेरे को इतना काबिल समझ रहा है मेरा बॉस कि मुझसे बोला कि खुद ही डिसीजन ले लो। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, वो है बेटर डिसीजंस। जब आप डिसीजंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हर डिपार्टमेंट हर लेवल पे अच्छा और बेहतर डिसीजन ले रहा होगा। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट भी सारे अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और पढ़ते हैं, और एक पॉइंट और क्या है? इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। जैसे जैसे सबऑर्डिनेट्स के पास आप ज्यादा महत्वपूर्ण काम लेकर जाएंगे, वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, एंड प्लस वो उनका इनोवेशन और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसको बहुत डीपली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 1 लाइनर्स भी लिखकर आओगे तो नंबर मिल जाने वाले हैं। अब अगले टॉपिक पर आते हैं जो कि है डिसएडवांटेज। सबसे पहला है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। प्रॉब्लम क्या आती है ना कि सारे डिपार्टमेंट्स अलग है, आपने हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर डिसेंट्रलाइजेशन दे दिया है, तो ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट के बेसिस पर डिसीजन एज अ होल हो जाए। ठीक है ना? एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट अलग डिसीजन ले रहा है, एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट अलग डिसीजन ले रहा है, जिसके बीच में कोऑर्डिनेशन लैक करता है, ऑर्गेनाइजेशन कई बार सफर करता है उस बिहाफ पर। तो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा पॉइंट क्या निकल कर आता है बेटा? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सारे एम्प्लॉइज एक जैसे नहीं होते हैं, एक जैसे डिसीजंस नहीं लेते हैं, तो कई बार यूनिफॉर्मिटी लैक करती है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, हेवी ओवरहेड्स। काफी ज्यादा खर्चा होता है इस प्रोसेस में। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, और लास्ट पॉइंट पर आते हैं, अनस्यूटेबल फॉर स्मॉल फर्म्स। जहां पर छोटा बिजनेस है वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन का कोई रोल नहीं रह जाता है, अननेसेसरी डिसीजंस गलत होने के चांसेस होते हैं। खैर ये काफी बोरिंग टॉपिक भी था, खैर अब पार होता है, और बढ़ते हैं
अपन लोग लास्ट टॉपिक पर, जो कि है डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एंड माइंड यू, ये आपके या तो हाफ ईयरली के पेपर में आ चुका होगा, नहीं तो आपको ये फाइनल एग्जामिनेशन में मिलने वाला है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है? बिकॉज डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सिमिलर हैं। यहां पर बच्चा कंफ्यूज होगा ही होगा। ठीक है, क्या होता है आओ देखो। सबसे पहला लिखा है यहां पर नेचर। डेलीगेशन कंपलसरी होता है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होता है। दूसरा पर्पस, डेलीगेशन इसलिए किया जाता है ताकि बर्डन रिड्यूस हो सके, डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका रोल इंप्रूव हो सके, ऑटोनॉमी बढ़ सके। स्कोप यहां पर होता है नैरो और यहां पर वाइड, खाली इतना लिख कर आओगे तो भी चल जाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्शन डेलीगेशन में कम होता है, यहां पर ज्यादा फ्रीडम होती, बिकॉज डिसीजन मेकिंग ही आपने ट्रांसफर कर दिया एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर लास्ट है स्टेटस, शेयरिंग टास्क एंड अथॉरिटी। यहां पर काम दिया जाता है और यहां पर पॉलिसी डिसीजंस को आप ट्रांसफर करते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इतना पढ़ने के बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर खत्म हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग आपका फिनिश होता है। यहां पर जाओ, इसके नोट्स ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। और लगता है कि तुम्हें मेरे साथ बोर्ड्स और एंट्रेंस की प्रिपरेशन साथ साथ करनी है, तो फतेह कोर्स आपका वेट कर रहा है, जिसका अपडेटेड वर्जन लॉन्च हो चुका है। आप चाहें तो उसमें भी इनरोल कर सकते हैं, डिस्काउंट अभी चल रहे हैं। और उसके अंदर करीब करीब आपको 5 से 8 स्टडी मटेरियल घर पे डिलीवर किया जा रहा होगा। और कहीं से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है व्हेन इट कम्स टू बोर्ड प्रेप एंड योर एंट्रेंस प्रेप। ठीक है, चलो मजा आया बात करके। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।